है बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोल। ये जो मोल है ना, ये केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, खासकर भौतिक रसायन का, क्योंकि ज़्यादातर हर जगह मोल का यूज आता है। तो जो ये मोल है, इसको मोल संकल्पना बोलते हैं। मोल संकल्पना, या फिर इंग्लिश में बोले तो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, कई बच्चों को मज़ा भी आता है। लेकिन इस टॉपिक में हम मतलब कि लगभग सभी बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है, मज़ा, यानी कन्फ्यूजन और मज़ा एक साथ होता है। बट जो इसके कंसेप्ट को समझ गया, फिर उसको मोल के सवाल लगाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा मोल। तो मोल के सवाल या फिर मोल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जाननी पड़ेगी मोल की परिभाषा। मोल की परिभाषा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानना हो तो सबसे पहले उसके बारे में जानना होता है। तो मोल की परिभाषा हम समझेंगे। जैसे आप जानिए, कहीं भी चले जाएंगे, आप दुकानदार से बोल दीजिए कि हमको 1 दर्जन केला चाहिए। तो 1 दर्जन केले में बताओ पदार्थ की मात्रा या फिर जो केले की मात्रा होगी कितना देगा, वो आपको कितना देगा, 12 देगा। कितने केले देगा, 12। या फिर आपने बोल दिया 1 दर्जन, 1 दर्जन हमको पेंसिल दे दो। क्या दे दो, पेंसिल। 1 दर्जन पेंसिल में भी कितना पेंसिल हो आपको देगा, 12। अगर 1 पेंसिल बोलेंगे तो 1 पेंसिल देगा, बट अगर उसके साथ क्या लगा देंगे, दर्जन, क्या लगा देंगे, दर्जन, तो कितने पेंसिलें देगा वो, 12। 1 दर्जन केला कितने केले देगा, 12 केले। उसी प्रकार मोल भी एक संख्या है। मोल एक ऐसी संख्या है जो पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। जैसे हमारे पास कार्बन 6 के 12 ये हमारे पास कार्बन है ना, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम, कितने ग्राम, 12 ग्राम। 12 ग्राम में जितने भी परमाणु, हमारे पास कार्बन 12 है, उसका हमारे हाथ में मान लीजिए 12 ग्राम है। कितना है ग्राम, 12 ग्राम। 12 ग्राम में हम एक एक कर गिन रहे, एक एक करके गिन रहे, कितने परमाणु, मान लो हमको बहुत सारे परमाणु मिल गए ना, तो उस परमाणु की संख्या को ही क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में जितनी भी संख्याएं होती हैं, सब क्या होती हैं, मोल होती हैं। क्या होती हैं, मोल। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर लिखा जाए तो लिखेंगे कि कार्बन 12 के, किसमें, कार्बन 12 के 12 ग्राम, 12 ग्राम मात्रा में क्या उपस्थित, मात्रा में उपस्थित परमाणु की मात्रा, संख्या, सॉरी, उपस्थित परमाणु की संख्या। तो हमारे पास कार्बन 12 है। कार्बन 12 का मतलब ये परमाणु क्रमांक 6 है और उसका परमाणु भार 12 है। कार्बन 12 का हम लिए हैं 12 ग्राम, हमारे हथेली पर कार्बन 12 के 12 ग्राम है। उसमें हम परमाणु की संख्या को एक एक करके गिन रहे हैं। गिन लिए, मान लिया कोई क्या आ गया, संख्या आ गया, कोई कुछ भी संख्या आ गया, कुछ भी आ गया, उससे मतलब नहीं है। तो मतलब ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ आएगा, गिन लेंगे तो जितने भी संख्या आए वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। कितने के, 1 मोल के। तो मोल की परिभाषा लिख सकते हैं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं ना। तो मोल भी एक प्रकार की संख्या को व्यक्त करता है। जैसे 1 दर्जन क्या व्यक्त करता है, 12 संख्या को, उसी प्रकार 1 मोल क्या व्यक्त करता है, कि परमाणु की संख्या को। तो मोल निकालने के कुछ फार्मूले होते हैं। तो मेन मोल निकालने के जनरली 3 फार्मूले होते हैं। तीनों फार्मूलों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं, एकदम डिटेल देखेंगे। आप लोग घबराइए मत। अगर ये वीडियो आप लोग पूरी एंड तक देखते हैं तो आपको मोल पूरी क्लियरली समझ में आ जाएगा। बस आप लोग लगातार वीडियो में बनते रहिए, स्किप मत करिएगा बस। तो देखिए, मोल निकालने के 3 कंसेप्ट होते हैं, या 3 फार्मूले बोले तो होते हैं। तो तीनों फार्मूले के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये हो गया मोल। एक बात बता दो कि मोल को एन से डिनोट करते हैं, एन से, किससे, एन से। तो मोल निकालना है तो मोल के 3 फार्मूले हो गए, 1, 2 और 1, 3। तो एन बराबर, यदि आपको क्वेश्चन में पदार्थ की भार दी है, या ग्राम में, किसमें, ग्राम में, पदार्थ की क्या दे दिया, भार, तो सीधा लिखो भार, किसमें, ग्राम में। पदार्थ का भार दिया है और पूछ रहा है हमको मोल बताइए, तो आप केवल और केवल उस पदार्थ के अणुभार से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका मोल आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में पदार्थ का भार दिया है और आपसे पूछ रहा है कि आप मोल हमको निकाल कर दीजिए, तो आप उस क्वेश्चन में केवल और केवल उसके अणुभार से डिवाइड कर देंगे तो आपका मोल आ जाएगा। अब ये अणुभार क्या चीज़ है और कैसे निकलती है वो अभी हम इसके बाद समझाते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, यदि आपको परमाणु की संख्या दे दी गई है, क्या दी है, परमाणु की संख्या, यदि आपको क्वेश्चन में परमाणु की संख्या दे दी गई है तो आप केवल और केवल एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है एन ए से एवोगैड्रो और एन से नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर का मान होता है 6.02 गुणे 10⁻23। कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर का मान होता है 6.02 गुणे 10⁻23। तो अगर परमाणु का किसी यौगिक का भार दिया तो अणुभार से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, और परमाणु की संख्या दी है तो एवोगैड्रो संख्या से निकाल सकते हैं, या फिर एसटीपी पर, किस पर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी मानक तापमान दाब या मानक ताप दाब, यानी ये प्रयोगशाला का तापमान और प्रयोगशाला का प्रेशर है। तो एसटीपी पे अगर मोल पूछ रहा है तो अगर आपको दिया है गैस का आयतन, गैस का क्या दिया है, आयतन, कोई भी गैस हो गई, मान लीजिए आपके पास CO2 गैस है, CO2 गैस का आयतन दिया है, क्या दिया है, CO2 गैस का आयतन, तो आप सीधा सीधा उसमें अगर 22.4 वो भी किसमें, लीटर में डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा ना। तो अगर ये नहीं दिख रहा हो तो हम ऊपर इसको लिख देते हैं, एन अगर क्या दिया है, गैस का आयतन, गैस का आयतन, तो इसमें अगर 22.4 लीटर में अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका मोल आ जाएगा। तो बच्चों देखो, मोल के 3 फार्मूले हैं, पहला क्या होता है, भार बटा अणुभार, दूसरा होता है परमाणु की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या, और तीसरा क्या होता है, गैस का आयतन बटा 22.4। अगर आपको क्वेश्चन में यौगिक का भार दिया है तो आप सीधा सीधा उसके अणुभार से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। परमाणु की संख्या दे दिया गया तो एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। एवोगैड्रो की वैल्यू पूछी जाए तो 6.20 गुणे 10⁻23 होता है। गैस का आयतन दिया है, किसका आयतन, गैस का आयतन, ध्यान रखना यहाँ पर केवल गैस होना चाहिए, द्रव और ठोस ना होना चाहिए। गैस का आयतन दिया है तो आप 22.4 लीटर से अगर कर देंगे तो आपका आयतन आ जाएगा। अब देखिए, हम लोगों ने फार्मूले तो लिख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसके सवाल कैसे बनते हैं। तो पहला सवाल लिखते हैं, हम लोग पहला यहाँ पर सवाल लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि 22 ग्राम, कितने ग्राम, 22 ग्राम CO2 के मोल की गणना करो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोल ऑफ CO2 इन 22 ग्राम, यानी 22 ग्राम CO2 के मोल की गणना कीजिए। तो ये बताइए आप क्वेश्चन को देखकर कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है बेटा, ग्राम दिया है, क्या दिया है, ग्राम, यानी यौगिक का क्या दे दिया, भार दे दिया। तो यौगिक का भार कितना है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिखेंगे ध्यान से, यौगिक का भार बताइए कितना है, 22 ग्राम, कितना है, 22 ग्राम। यौगिक का भार दिया है, पहला वाला फार्मूला शांति से लगा दीजिए, भार बटा अणुभार फार्मूला होता है, भार बटा अणुभार। अब देखिए, भार तो हमको पता है, अब हमारे पास एक नई कंडीशन आ गई, अणुभार कैसे पता करें। अणुभार पता करने के लिए सबसे पहले CO2 लेते हैं यहाँ पर। अणुभार का मतलब कि अणुओं का भार, एक CO2 के अणु का भार होता है 12, एक CO2 के अणु का भार होता है 12, एक ऑक्सीजन के अणु का भार होता है 16, एक ऑक्सीजन के अणु का भार होता है 16, और यौगिक में कुल कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 12, 16 दूना 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44। तो हमारे पास अणुभार आ चुका है। अणुभार निकालने का सिंपल सा तरीका, जितने भी यौगिक में जितने भी कंपाउंड हो सबका अलग अलग भार लिखा जाता है, जितने बार कंपाउंड हो उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कार्बन का भार होता है 12, फिर लगाएंगे प्लस, ऑक्सीजन का भार होता है 16, 2 बार है तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सब कुछ हल करेंगे तो आएगा आपका 44। उसके बाद मोल वाले फार्मूले में रख देंगे, भार कितना है 22 ग्राम, कितना है 22 ग्राम, और अणुभार कितना है 44। अगर इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2, 1/2 को दूसरे हिसाब से लिख सकते हैं 0.5 मोल, 0.5 मोल, यानी हमारा ये जो 22 ग्राम CO2 का जो मोल है वो कितना आया, 0.5 मोल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है 9 ग्राम H2O के मोल की गणना कीजिए। पहले बताइए हमारे पास जो 1, 2 और एक जो पिछले कराया, तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है पहले सूत्र पर आधारित है। बोल रहा है 9 ग्राम H2O के मोल की गणना कीजिए, तो यानी यौगिक का भार आपको क्या कर दिया है, दे दिया है। तो N बराबर होता है यौगिक का भार बटा क्या होता है, अणु भार। देखिए यदि आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है तो जल का अणुभार आपको एकदम रटा होना चाहिए, बट मैं भी फिर भी बताता हूँ। जल का अणुभार, एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, एक, कितनी बार है, 2, प्लस ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16, 2 इंटू 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18। यानी जल का अणुभार कितना होता है, 18। भार कितना दिया है, 9, 9/18 आएगा 1/2 या 0.5 मोल। ये हल हो गया। ये आप लोग हल करिए। मैं एक हिंट दे सकता हूं कि H2SO4 का अणुभार निकाल सकता हूं। H2SO4 का अणुभार निकालने के लिए हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 है, कितनी बार, 2 बार, प्लस सल्फर का अणुभार, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है तो उसका अणुभार 32 होगा, 32। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16, तो 4 का क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आएगा 2 प्लस 32, 16 चौका 64, अगर सबको जोड़ेंगे तो आएगा 98। कितना आएगा, 98। पहला वाला सूत्र लगाएंगे, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। भार दिया है हमको 49, अणुभार आया 98, ये भी कटेगा 1/2। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं कि सब में मोल की संख्या कितनी आ रही है, 0.5। तो बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, बस सिंपली काटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी और क्वेश्चन भी बनते हैं जिनमें मोल की संख्या अलग अलग आती है। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट मारिए। अब हम लोगों ने पहले सूत्र पर तो लगा लिया सवाल, अब दूसरे सूत्र पर क्वेश्चन को करते हैं। तो इस बार क्वेश्चन बोला है कि मान लिया जाए कि कोई यौगिक है, उसमें परमाणुओं की संख्या है 3 × 10⁻23। 3 × 10⁻23 ये आपका जो यौगिक है उसकी परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु की संख्या दे दिया, यानी हमको कौन सा सूत्र लगाना है, सेकेंड वाला। मोल बराबर क्या होता है, परमाणु की संख्या बटा अवोगैड्रो नंबर। परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, 3 × 10⁻23। अवोगैड्रो नंबर, यहाँ पर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन में मान के 6 × 10⁻23 ले लेंगे। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/2। आप फिर से कहेंगे कि सर फिर से मोल का मान कितना है, 0.5। आपके मन में डाउट आ जाएगा कि हो सकता है सब मोल का मान ही 0.5 आएगा, बट ऐसा नहीं है, जानबूझकर ऐसा लिया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, परमाणु की संख्या दी थी, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, इतना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक यौगिक है, एक क्या है, यौगिक, उस यौगिक में परमाणु की संख्या है 1.5 × 10⁻24। एक यौगिक है उसमें परमाणुओं की संख्या है 1.5 × 10⁻24। पूछ रहा है मोल की गणना करें। मोल की गणना करेंगे तो 1.5 × 10⁻24 रखेंगे, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए, 6 × 10⁻23। आपको पता होगा 15 चौका 60, दशमलव है, दशमलव घटाएंगे यहाँ 0 आएगा, 15 चौका 60 कितना आया, 1/4। ये कितना आया, 1 बचेगा, 10⁻1 यानी 10/4। 10/4 को डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा, 4 के 4, 4 दूना 8 ना, कितना बचा 20, यानी 2.5 मोल। लो आपका आंसर भी अब क्या हो गया, चेंज। अब आप नहीं कहेंगे कि आंसर वही आ रहा है। इस बार फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन बस ये बोला था कि यौगिक में परमाणुओं की संख्या 1.5 × 10⁻24 है, आप उसके मोल की गणना कर दीजिए बस, तो इतना आएगा उसका आंसर, पूरा हल कर दिया हूँ। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आयतन वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आयतन टाइप यानी थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन बोल दिया है 5.6 लीटर CO2 के मोल की गणना कीजिए। बोला है 5.6 लीटर CO2 के मोल की गणना कीजिए, अर्थात
5.6 लीटर मोल की गणना कीजिए, अर्थात कैलकुलेट द मोल ऑफ 5.6 लीटर CO2। हमारे पास सोचने का वक्त यह है कि कौन सा फार्मूला लगाएं। पहला फार्मूला तब लगता है जब देता कि ग्राम में भार कितनी है, पहला फार्मूला फेल। दूसरा तब लगता है जब बोलता कि परमाणु की संख्या कितनी है, ये भी फैल गया। हमारे पास कौन सा बचा है, एक है ब्रह्मास्त्र, ये CO2 है बेटा, क्या है ये, गैस है, क्या है, गैस। क्वेश्चन में एक और चीज लिखेगा कि STP पे दिया है, वो हम नहीं लिखे हैं, हमको आप बता दे रहे हैं आपको कि STP पे बोलेगा। तो 5.6 लीटर पहले लिखेंगे ऊपर, 5.6 लीटर। फार्मूला क्या था, 22.4 लीटर। काटोगे तो कितना आएगा बेटा, 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। देखो 5 चौक 20, जो बचेगा उससे कट जाएगा 6 चौक 24 से, 1/4। इसको हल करोगे तो 0.25, यानी कितना मोल आया आपका, 0.25 मोल ना। एक मैं क्वेश्चन और देता हूं आपको, देखते हैं कि वो बता पाते हो कि नहीं आप लोग। आपको बोला है 18 लीटर H2O लिक्विड का STP पर मोल ज्ञात कीजिए। वाला आपका क्वेश्चन, बोले ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन हम देते हैं, चलिए आप लोग करिए, देखते हैं कि आता है या नहीं। क्वेश्चन में बोला है कि 18 लीटर H2O L यानी लिक्विड यानी द्रव का STP पर क्या ज्ञात कीजिए, मोल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कैलकुलेट मोल ऑफ 18 लीटर H2O एट STP। सबसे पहले आपको डाउट आएगा कि ये STP क्या है, कहां से आ गया ये क्या है। तो पहले जानते हैं STP के बारे में। S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, T का मतलब होता है टेम्परेचर, P का मतलब होता है प्रेशर। आप लोग स्टैंडर्ड का मतलब क्या समझते हैं ये बताइए पहले। जैसे अगर बोल दिया जाए कि स्टैंडर्ड रूम, स्टैंडर्ड कपड़े, तो इसका मतलब क्या होता है। आप लोग को लगता होगा कि स्टैंडर्ड रूम का मतलब होता है कि बहुत VIP रूम होगा, AC वेसी लगे रहेंगे, अच्छे से व्यवस्था होगी सारी, उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रूम। बट ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड रूम का मतलब होता है, मान लीजिए कमरा बन रहा है, स्टैंडर्ड रूम का मतलब होता है कि उस कमरे को इंजीनियर के द्वारा मानक में कितना रखा गया है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 फीट, चौड़ाई कितनी है, 8 फीट, लंबाई कितनी है, 12 फीट। इस टाइप के कमरे को स्टैंडर्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि AC लगा या फिर कूलर फैन लगा तो स्टैंडर्ड हो गया। उसी प्रकार स्टैंडर्ड का हिंदी होता है मानक। मतलब प्रयोगशाला में जो टेम्परेचर होता है या जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं मानक ताप एवं दाब। प्रयोगशाला का तापमान आपको पता होगा 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में बात करें तो 298 से 300 केल्विन। प्रेशर होता है 1 ATM। तो प्रयोग ATM क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। यानी वायुमंडलीय, हमारे ऊपर 400 किलोमीटर की जो वायु है, हमारे शरीर के ऊपर या हमारे पृथ्वी के ऊपर 400 किलोमीटर तक की जो वायु हमारे ऊपर जितना दाब लगाती है उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। इस दाब का मान कितना होता है, 1 ATM। और टेम्परेचर प्रयोगशाला कितना होता है, 25-27। तो ये है आपका STP। STP का मतलब कि जहां पे हम माप कर रहे हैं उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और दाब कितना, 1 ATM। तो अब बात करें क्वेश्चन की, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें अगर क्वेश्चन की तो 18 लीटर, देखो बेटा अगर ऐसे करोगे तो आप 18/22.4, तो इसमें उलझ जाओगे। पहली बात, इसमें जाना ही नहीं है यार, सीधा सीधा देखो क्या दिया है, लिक्विड। तो ये मेथड गलत हो गया आपका, 22.4 ये मेथड क्या हो गया, गलत। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये फार्मूला कब लगेगा, ओनली फॉर गैस। ओनली फॉर गैस यानी जब गैस रहेगा तभी। बट ये क्या है, द्रव है, लिक्विड है। तो लिक्विड के लिए फार्मूला हम लगाएंगे वही अपना घिसा पीटा पुराना फार्मूला, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये तो लीटर में दिया है लेकिन यहाँ पर आप भार कर रहे हैं वो भी ग्राम में, तो कैसे हम करें।
तो सिंपल सा बेटा, कुछ करना नहीं है, आपको पता होगा कि भार आयतन को द्रव्यमान में चेंज किया जा सकता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व है 1, जल का घनत्व कितना होता है? 1। द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? पूछा है, मान लो वेट पूछा है। आयतन कितना दिया? 18 लीटर, यानी वेट कितना आएगा? 18 केजी। बट हमको केजी में नहीं रखना है, ग्राम में रखना है, तो 18 गुणे 10 की घात 3 ग्राम। समझ में आया? लीटर से भार में जाना है, ग्राम में जाना है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। जल का घनत्व कितना होता है? 1 होता है। W बटा 18 लीटर। वेट प्राप्त हो गया कितना? 18 केजी। 18 केजी वेट प्राप्त हुआ, तो अगर केजी में प्राप्त हुआ इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18 गुणे 10 घाते 3 ग्राम। ठीक, अब उसके बाद हमको प्राप्त हो गया ग्राम में भार, इसको हम मिटाते हैं। प्राप्त कितना हुआ है बोलो? 18 गुणे 10 की घात 3। 18 गुणे 10 की घात 3। और भार बताओ जल का कितना होता है? 18। ये कटेगा तो कितना आएगा? n बराबर 10 की घात 3 मोल, या फिर क्या बोल सकते हैं? n बराबर 1 किलो मोल, या फिर क्या बोल सकते हैं? n बराबर 1000 मोल ना। तो देखो इस क्वेश्चन को यदि आप डायरेक्टली करते हैं, लीटर में दिया है सीधा सीधा, तो आप उलझ जाएंगे, सीधा 22.4 से लगाएंगे, वो गलत होगा, क्योंकि ये लिक्विड में है। ये फार्मूला तभी लगता है जब किस में होता है? यौगिक गैस में। इसलिए यहाँ पर पहले लगाएंगे भार बटा अणुभार। पहले आयतन को भार में बदलेंगे। वाटर के लिए हमको डेंसिटी पता होती है कि 1 होती है। अदर यौगिक रहेगा तो उसका डेंसिटी आपको क्वेश्चन में हिंट में या फिर क्वेश्चन में ही देगा, वहां से आप आयतन को भार में बदल कर उसके बाद ये लगा सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अच्छा लगा होगा, जाहिर सी बात है यदि आप लोगों ने स्किप नहीं किया होगा तो पक्का है कि अच्छा लगा होगा, और आपको मोल पूरी तरह से हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।